हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में भाई। तो बेसिकली बेटा, अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं हमारी क्या यूनिट नंबर फर्स्ट के वन शॉट की, तो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में तीन चीजें दी हुई है। क्या क्या तीन चीजें हैं भैया हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर? पहली चीज है, सबसे पहली चीज क्या भैया अपना इम्प्योरिटीज, फिर दूसरा अपना फार्माकोपी और तीसरा अपना लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के अंदर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है, लेड है, हैवी मेटल्स है और आर्सेनिक है। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर है। ये टोटल 8 लिमिट टेस्ट अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। तो ठीक है जी, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट बेसिकली, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में। अब देखिए इंप्योरिटीज क्या होता है। देखो बेटा, मैं आपको इंप्योरिटीज अब जब खत्म करवा दूंगा तब आप लोगों का चैट सेशन देखूंगा, ठीक है? और जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता रहूं, अगर जो समझ में आता रहे तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजते रहना। तो देखो इंप्योरिटीज क्या होते हैं बेटा, इंप्योरिटीज हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे हमारे सब्सटेंसेस जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। तो इंप्योरिटीज आर अनवांटेड केमिकल्स जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर आ जाते हैं। किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू, फॉर्मुलेटेड एपीआई के थ्रू, है ना, या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। इंप्योरिटीज अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी डेवलप हो जाए तो वो सेफ्टी, इफिकेसी, सेल्फ लाइफ, इन सबको है ना डिक्रीज कर देती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। डेफिनेशन में बस यही बात लिखी हुई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इंप्योरिटीज की। तो इंप्योरिटीज के बेसिकली बेटा तीन टाइप होते हैं: ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी और रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोलते हैं, और रेजिडुअल सोलवेंट जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के अंदर भी हमारे तीन चीज आ जाती है ना? वो तीन चीजें चीजें क्या है बेटा? हमारा प्रोसेस प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड और स्टेबिलिटी रिलेटेड। प्रोसेस रिलेटेड के अंदर भी हमारी तीन टर्म्स आती है: स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट और रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। वहीं एपीआई रिलेटेड में भी हमारी तीन से चार चीजें आती हैं, जैसे हमारा क्या जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। ऐसी हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड में भी हमारी दो से तीन टर्म्स आती हैं, जैसे हमारा क्या है बेटा, हमारा एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, है ना, हमारा एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। इस प्रकार से हमारी टर्म्स किसके अंदर, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। वहीं पर अगर जब हम लोग इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी यानी कि प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी की बात करें, तो इसके अंदर हमारा क्या जाएगा बेटा, इसके अंदर हमारे अदर फिल्टरेट्स लाइक, है ना, अदर फिल्टर मटेरियल जैसे कि हमारा क्या है, फिल्टरेट्स और एक्टिवेटेड चारकोल, हैवी मटेरियल्स, इस तरीके के क्या हैवी मेटल्स, ये सभी के सभी हमारे क्या इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी के अंदर आएंगे। वहीं पर हम रेजिडुअल सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट हमारे दो ही तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक सोलवेंट और दूसरा अपना क्या है, इनऑर्गेनिक सोलवेंट। तो ये पूरा का पूरा आपका क्लासिफिकेशन है हमारी इंप्योरिटीज का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया और वो इधर से उधर हुआ हो। इस प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड में स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, केमिकल, कैटलिस्ट। वहीं पर एपीआई रिलेटेड में स्टीरियो केमिस्ट्री, क्रिस्टलाइजेशन, फंक्शनल ग्रुप, और स्टेबिलिटी रिलेटेड में एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट इंटरेक्शन और डिग्रेडेंट्स। वही इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बोला था हैवी मेटल्स और आपका क्या है, अदर मटेरियल लाइक फिल्टरेट्स एंड चारकोल। हमारा रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट यहाँ पर भी रहेगा। और रेजिडुअल सोलवेंट मैंने आप लोगों को बोला था क्या, ऑर्गेनिक सोलवेंट और इनऑर्गेनिक सोलवेंट। ठीक है बेटा जी, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मैं यहीं पर ही आपको डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या होती है ना? ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की बात की जाए तो ये हमारी वो इंप्योरिटी है जो क्या है बेटा, बेसिकली हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होगी या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू डेवलप होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वहां से इसको ले गया क्या, प्रोसेस रिलेटेड, और न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू डेवलप हो रही है तो हमारा ड्रग रिलेटेड, है ना, तो हमारा प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी, इस वजह से इसको बोला जाता है। अब अगर जो मैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की बात करूं
तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हमें आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड यानी कि दोनों प्रकार से हो सकती है, कि हमें इस इम्प्योरिटी के बारे में पता भी हो सकता है हाँ जी ये इम्प्योरिटी डेवलप हो रही है, या फिर हमें इस इम्प्योरिटी के बारे में नहीं भी पता हो सकता है, यानी कि आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड टाइप की हमारी इम्प्योरिटी होती है। अब इसके बाद में अगर जो हम बात करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स के, तो हमारा क्या था बेटा, हमारा एपीआई रिलेटेड है ना, हमारा प्रोसेस रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट, डिग्रेडेंट्स, हमारे एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, है ना, हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्रिस्टलाइजेशन, फंक्शनल ग्रुप, ये सभी के सभी क्या है बेटा, एग्जांपल्स होते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के। वहीं पर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात की जाए तो ऐसी इम्प्योरिटी जो बेसिकली डेवलप होती है कब बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान। अब इसी वजह से हमने क्या बोला था, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी भी बोला था। अब दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बेटा क्या होती है, हमें आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटी होती है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो हम लोग लिमिट टेस्ट बेसिकली अप्लाई करते हैं वो ज्यादातर हम लोग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हैवी मेटल्स आ जाएंगे, है ना, हमारे क्या आ जाएंगे, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट आ जाएंगे, है ना, अदर मटेरियल लाइक फिल्टर एड्स और चारकोल, ये सब एग्जाम्पल है। वहीं पर लास्ट हमारा क्या है, रेजिडुअल सोलवेंट्स। रेजिडुअल सोलवेंट क्या होता है बेटा, बेसिकली हमारा जो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस है यानी कि एनडीएस है, सॉरी जो एनडीएस है बच्चे, अब उसको क्या है, हमें किसी सस्पेंशन या सॉल्यूशन की फॉर्म या किसी फार्मास्यूटिकल फॉर्म में हमें उसके क्या है, डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इन दैट केस क्या है, वो नया ड्रग सब्सटेंस है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसके अंदर सोल्यूबल है, किसके अंदर इनसोल्यूबल है, किसके साथ में कंपैटिबल है, किसके साथ में इनकम्पैटिबल है, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ये सारी चीजें अभी हमें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक एनडीएस यानी कि न्यू ड्रग सब्सटेंस है। अब उसको क्या है, उसके ऊपर हम लोग अलग अलग प्रकार के टेस्ट अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो गया, फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो इन दैट केस अगर जो मान लो हमने उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला और वहां पर क्या हो गई, इंप्योरिटीज डेवलप हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या है, स्टेबल नहीं है, तो उसको फिर हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हुई, तो उसी को तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे रेजिडुअल सोलवेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोलवेंट। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बेटा, इसी के अंदर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है टाइप ऑफ इंप्योरिटीज के बाद में, देखो डेफिनेशन यही सब लिखी हुई है, देख लो इधर ध्यान से, एक भी लाइन एक भी वर्ड बिल्कुल अलग नहीं होगा जो मैंने तुम लोगों को बताया, सोल्यूशन, सस्पेंशन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, लिक्विड्स, ये सारी चीजें बात हुई है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में। तो इंप्योरिटीज के सोर्सेज बेटा क्या है, इंप्योरिटीज के सोर्सेज बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो आप लोग क्या है, बहुत डरते हो केमिस्ट्री से, तो डरने की तो पहले कोई बात है नहीं। अब देखो सोर्सेज क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसी से सोर्सेज समझ में आ जाएंगे। जैसे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज, एग्जाम अच्छा कब जाएगा, जब तुमने एग्जाम से पहले प्रिपरेशन अच्छी करी हो, है ना, यानी कि जो तुमने एग्जाम से पहले अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं, लाइव क्लासेस ली है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वन शॉट अटेंड किए हैं, मैराथन क्लासेस अटेंड किए, तो ये तुमने एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करी। अब एग्जाम से पहले अगर जो तुमने प्योरिटी के साथ में प्रिपरेशन करी, मतलब जब तुम एग्जाम लिखोगे वो प्रोसेस अच्छी चलेगी और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। तो वही बात है बस यहाँ पर भी बेटा, क्या बोला गया कि जो हमारी इंप्योरिटीज है वो सोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या उसके क्या एक तरीके से सोर्स हो सकते हैं, है ना। तो सोर्सेज में सबसे पहली बात कि इंप्योरिटीज डेवलप हो सकते हैं हमारी रॉ मटेरियल, यानी कि हम लोग प्रोसेस यानी कि बनाने से पहले कैसा हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग यहीं पर ही अपना क्या बीएससी फार्मेसी पर आप कैसा मटेरियल पढ़ रहे हो, कितना डीप पढ़ रहे हो, है ना, आप शॉर्ट में पढ़ रहे हो, किसी अदर प्लेटफॉर्म से क्या कर रहे हो। ओके, तो क्या है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल आपका कैसी क्वालिटी का है उसके ऊपर हमारी इंप्योरिटीज डेवलप होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है। अगर जो हम लोगों ने कच्चा माल ही हम लोगों ने क्या है बेकार क्वालिटी का ले लिया, तो मतलब भाई ऑब्वियसली इंप्योरिटीज तो डेवलप होगी।
दूसरा हमारा नंबर पे आता है कि भाई प्रोसेस कैसी चल रही है। अब आप एग्जाम में लिख कैसे रहे हो, अब आपने पढ़ तो लिया, लिखना आपसे आता नहीं, प्रैक्टिस करी नहीं। और मैं बोलता रहता हूं कि प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस किया करो लिखने की भी। अब आप लिख कैसा रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि क्या है, अब आप एग्जाम में लिख कैसा रहे हो, यानी कि प्रोसेस कैसी चल रही है, वहां पर भी हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। तीसरा, हमारी स्टोरेज कंडीशन, यानी कि क्या, हम लोग जब अपनी कॉपी दे रहे हैं, कॉपी देने के बाद में हमारा क्या है, कॉपी कहाँ जा रही है, कौन चेक कर रहा है। अब एग्जामिनर की मान लो घर पर लड़ाई होगी उसकी पत्नी के साथ में, है ना, अब भैया उसकी पत्नी ने उसके सिर पे तवा ववा मार दिया, उसके पट्टी वट्टी बंधी हुई है बेचारे कर, वो कॉपी चेक करने गया, अब उसका तो दिमाग खराब है, वो नंबर काटने लग रहा है बच्चों के। तो स्टोरेज कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको हमने कैसी कंडीशन में स्टोर करके रखा है ना। भाई जैसे अभी हम लोगों ने रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ा था, वहां पर गामा पार्टिकल्स का स्टोरेज हमारे लेड के अंदर होना था, लेड की शील्ड के अंदर होना था। अब मैं गामा पार्टिकल को ग्लास के अंदर स्टोर करके रख दूं, क्या गामा पार्टिकल्स का इफेक्ट उससे बाहर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और बाहर इफेक्ट आएगा तो रेडिएशन वहां पर कम हो जाएगा, और बाहर ज्यादा हो जाएगा तो इसी वजह से क्या बेटा, वो इफेक्ट डिक्रीज हो सकता है। स्टोरेज कंडीशन अलग अलग वेरी करती है ना, बस वही बात है। बस यही हमारे सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज है। हमारा रॉ मटेरियल हम लोग कैसे ले रहे हैं, प्रोसेस कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि आसपास का वातावरण कैसा है, ठीक है। हम लोग क्या है, प्रोसेस कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो अलग है। दूसरी चीज, हम लोग मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। मेथड मतलब कि कैसे, जैसे प्रोसेस क्या है बेटा, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है। एक और होता है कि हम लोग मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको किसी चीज को गर्म करना है तो आप लोग देखोगे आपके लैब के अंदर ही 3 से 4 प्रकार के अपरेटस रहते हैं चीजों को गर्म करने के लिए, है ना। एक चीज हमारी गर्म हो रही है किसमें बेटा, हमारे बर्नर के ऊपर, एक हीटिंग मेंटल प्लेट के ऊपर। अब क्या है, हमारे प्रोसेस में लिखा है कि हीटिंग मेंटल प्लेट के थ्रू हीट करना है, और हम लोग लगे हैं बर्नर के थ्रू हीट करने में, वाटर बाथ के थ्रू हीट करने में, तो यह वो क्या है, वहां पर इंप्योरिटीज ही डेवलप होगी, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाएगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज, यानी कि हम लोग जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग तो है। अब वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो ना, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद में लास्ट हमारा जो छठे नंबर पे आता है वो क्या है, हमारा स्टोरेज कंडीशन, कि हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की हम लोग कैसी जगह पर उसको स्टोर करके रख रहे हैं। ये पूरा का पूरा बेटा आपका क्या है, 6 स्टेप है आप लोगों के सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के। अगर जो आप इनमें थ्योरी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बना करके अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज की, कि इंप्योरिटीज क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इंप्योरिटीज सिंपली हमारा क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले तो अदर सब्सटेंसेस के साथ में इनकम्पैटिबिलिटीज कोज करा देंगे। उसके बाद में हमारे इंप्योरिटीज अगर जो है तो सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देंगे। अगर जो इंप्योरिटीज डेवलप हो गई तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। अगर जो इंप्योरिटीज डेवलप हो गई तो उसको प्रिपेयर करने में सब्सटेंस को डिफिकल्टी आएगी, प्लस उसको बेटा क्या, प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको यूज करने में भी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। पांचवी चीज हमारी क्या है बेटा, इंप्योरिटीज अगर जो क्या है ज्यादा समय तक प्रेजेंट रह जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती है। इंप्योरिटीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिक्रीज कर देती है। इंप्योरिटीज क्या करती है, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो इस हेल्थ के लिए इंजीरियस भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और इंप्योरिटीज क्या करती है, कलर ऑर्डर और टेस्ट को क्या कर देती है बेटा, चेंज कर देती है। और इसी के साथ में आपका इंप्योरिटीज नामक टॉपिक हो गया समाप्त। इंप्योरिटीज नामक टॉपिक समाप्त हो गया, जल्दी से बता दो। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं फार्माकोपिया की तरफ। फार्माकोपिया की स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो देखो फार्माकोपिया क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो। अब देखो फार्माकोपिया क्या होता है बेटा। बेसिकली फार्माकोपिया के बारे में बात की जाए तो फार्माकोपिया हमारी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसके अंदर हमारे क्या है, किसी भी मेडिसिन के बारे में, है ना, किसी भी मेडिसिन मतलब कि क्या, कि हर अलग अलग कंट्रीज की, मैक्सिमम कंट्रीज की उनकी खुद की फार्माकोपिया होती है, और जिनकी फार्माकोपिया नहीं होती वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं, है ना। अलग अलग जोन्स डिवाइड होते हैं, ओके। तो जो जोन्स के बेसिस पर हम लोग क्या है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अपनी बनाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, आप लोग देखते होंगे कि हर एक प्रकार का क्लाइमेट है, गर्मी वाले क्षेत्र भी है, ज्यादा ठंडी वाले क्षेत्र भी है, जहां पर ज्यादा बरसात होती है वहां पर भी है, जहां पर गर्मी और ठंडी दोनों नहीं होती, यानी कि क्या है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो भी जगह है। तो सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर।
ठीक है। तो इंडिया के अंदर 4 जोन में हमारी चीजें डिवाइड की जाती है। जब आप लोग 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे, वहां पर बेटा आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर ही प्री फार्मुलेशन स्टडीज दिया है, तो वहीं पर ही आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं। तो फार्माकोपिया हमारी एक ऑफिशियल और स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसके अंदर मेडिसिन के बनने से लेकर के, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल से लेकर के, है ना, एक उसके छोटे से कण से लेकर के वो पूरा का पूरा कैसे एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन उसकी बन रही है, प्लस उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ओरली, पेरेंटरली या फिर टॉपिकली, कैसे उसको अप्लाई किया जा रहा है, कैसे उसको लिया जा रहा है, इनटेक किया जा रहा है, उसका बॉडी के अंदर जाकर के क्या इफेक्ट शो होगा, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या टॉक्सिक इफेक्ट होगा, है ना, और कैसे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, कितने टाइम में उसका क्या बॉडी के अंदर वो इफेक्ट शो करेगी, ये ओवरऑल सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, अदरवाइज फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज, या फिर कोई अलग से कम्युनिटी बनाई गई हो, है ना। तो क्या है ये हमारे क्या है बेटा, बेसिक डेफिनेशन है फार्माकोपिया की। अब फार्माकोपिया के बारे में बात की जाए तो फार्माकोपिया बेटा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब होता है मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो पूरे ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब क्या हो जाता है, हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन अपनी। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर जब हम फार्माकोपिया की बात करें तो फार्माकोपिया के कुछ इंपोर्टेंस भी होते हैं। इंपोर्टेंस क्या होते हैं फार्माकोपिया के, जो सबसे जरूरी चीज है क्या, कि हमें हमारे पेशेंट को डोज कितनी देनी है, जैसे हमारा अडल्ट्रेटेड डोज कितनी है, इन्फेंट को, चिल्ड्रंस को कितनी डोज देनी है ना, ओल्डर पेशेंट को कितनी डोज देनी है, वो सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। सेकंड थिंग, फार्माकोपिया बेटा हमारी लेबोरेटरीज के अंदर, प्लस इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लस कहां पर बेटा, एकेडमिक इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज जो फार्मेसी करा रही है उनके अंदर अवेलेबल होना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद में किसको मेडिसिन का कितना स्टॉक रखना है, कैसे क्या हो सकता है, वो सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। फार्माकोपिया के अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं बेटा, क्या, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ क्या होते हैं, जैसे आप लोग अपने चैप्टर में पढ़ते हो पैराग्राफ, है ना, आप लोग पॉइंट वाइज लिखते हो ना, जैसे मैं बोलता हूं आपसे राइट डाउन दी एशे ऑन पोल्यूशन, तो आप उसमें क्या लिखोगे, अलग अलग पॉइंट्स को जस्टिफाई करो। कैसे, इंट्रोडक्शन लिखोगे पहले, पोल्यूशन क्या होता है, फिर टाइप ऑफ पोल्यूशन लिखोगे, फिर टाइप के अंदर क्या है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, है ना, इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के बारे में लिखोगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, ये सारी क्या पोल्यूशन के बारे में लिखोगे। तो ये अलग अलग जो आपने कैटेगरी डिवाइड करी, ऐसे ही मोनोग्राफ्स के अंदर हमारी कुछ कैटेगरीज होती है, हमारी ड्रग से रिलेटेड, हमारी मेडिसिन से रिलेटेड। कैसे, उस ड्रग के डोज की अलग कैटेगरी होगी, है ना, स्टेबिलिटी टेस्ट कौन से अप्लाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ऐसे उसका पीएच कितना होगा, है ना, सोल्यूबिलिटी किसके अंदर होगी, ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर बेटा, हमारे मोनोग्राफ्स के अंदर मेंशन की जाती है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन फार्माकोपिया हम लोग बात करेंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है बेटा जी, हमारी वो फार्माकोपिया जो इंडिया के अंदर चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो बेसिकली है कि हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसको पब्लिश किया जाता है बाय दी इंडियन गवर्नमेंट, वो भी कौन सी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और हमारे जो इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया चल रही है, अब इसको फिलहाल जो देखता है, उसकी देख रेख करता है, उसको पब्लिशिंग करने का डिपार्टमेंट अलग से बनाया हुआ है, एक अलग से कम्युनिटी बनाई हुई है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, है ना, आईपीसी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब देखिए क्या बेटा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक इस प्रकार से एक अलग से ये क्या है, बॉडी बनाई हुई है। जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा कि पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा करके क्या है, इंडियन फार्मेसी कमीशन लाया जा रहा है ना, इंडियन फार्मेसी कमीशन लाया जा रहा है। ऐसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक अलग से क्या है, पूरी चैरिटी बनाई हुई है कि बस भाई आपका काम क्या है, फार्माकोपिया की देखरेख करना, कि क्या है, कैसे एडिशन आ रहे हैं, कैसे कब एडिशन लॉन्च करना, वो तुम्हारे हाथ में है, बस जस्ट परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की, है ना। क्या मोनोग्राफ्स ऐड होने हैं, क्या उसके अंदर क्या है, कुछ हटना है या फिर क्या नया लगना है, कब उसके सप्लीमेंट्री एडिशन आएंगे, ये सब कुछ उसी कमीशन को अब देखना है। ठीक है, उसी कम्युनिटी को देखना है जो बनाई हुई है, क्या, आईपीसी। चलिए, अब ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन फार्माकोपिया का। अब इंडियन फार्माकोपिया का थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये इतिहास बहुत पुराना है,
जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय की बात है। तो जब अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इंडिया के अंदर आने के बाद में क्या है, यहाँ की चकाचौंध उनको बहुत पसंद आई कि पैसा ही पैसा है, यहाँ तो पैसा ही पैसा है। भाई देखो कितना अमीर होगा उस टाइम पे भारत, आप लोग खुद देखो कि ये 1-2 रुपए के तो सिक्के चलते ही नहीं थे, है ना। जो राजा महाराजा थे वो सोने के सिक्के देते थे, और जो नॉर्मल जो क्या है जिनको बोलते थे ना गरीब लोग थे, वो चांदी के सिक्कों में डील करते थे उस टाइम पे, है ना। तो देखो गरीब लोग भी कितने अमीर थे आज के कंपैरिजन में, सोच सकते हो आप लोग कि जो गरीब लोग हैं वो चांदी के सिक्के दे करके काम करते थे, और जो राजा महाराजा थे वो सोने के सिक्के दे करके काम करते थे, हीरे जवाहरात दे करके काम करते, हीरे डायमंड। जो आज सोचता है कोई कि एक डायमंड का नेकलेस ले लूं, उस टाइम पे डायमंड है ना, ऐसे ऐसे कोई अगर जो डांस कर रहा था ऐसे उड़ाए जाते थे डायमंड, है ना। तो कितना अमीर होगा अपना भारत देश। तो उस टाइम पे जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने पहले तो देखा यहाँ पर पैसा बहुत है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो भाई पैसे तो देख लिए उन्होंने। उन्होंने फिर देखा कि यहाँ पर अभी भी इंडिया के अंदर क्या है कि हम लोग तो बहुत डेवलप हो चुके हैं, हम कोट पैंट और टाई लगा करके घूमते हैं, है ना, और ये अभी भी धोती लुंगी में घूमते हैं और हमें वही पसंद है, आज भी हम वैसे ही। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जब देखी गई तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर आज भी हकीम वैद्य जड़ी बूटियां कूट करके दे रहे हैं, और क्या है पेशेंट ठीक भी हो जा रहा है। पर उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पर अपनी क्या है कंपनी लगा देंगे। देखो कितना रोल मॉडल, कितना जिसने बनाया होगा कितना अच्छा इंसान होगा, कितना तगड़ा बिजनेसमैन होगा। उसने बोला हम यहाँ पर अपनी कंपनियां लगाएंगे, अपने देश से लोगों को बुलाएंगे जो हेड बनाएंगे, प्लस जो इनके लोग हैं इंडिया के लोग हैं उनको काम देंगे, बोलेंगे हम आपको बदले में पैसा देंगे, है ना। उनसे दवाइयां बनाई। इंडिया में हर्ब्स की कमी नहीं है, जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी, है ना। आप बद्दी साइड चले जाओ, हिमाचल में, उत्तराखंड में पतंजलि का सबसे बड़ा प्लांट उत्तराखंड में है। तो भाई ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कंपनी अपनी एस्टेब्लिश कर दी, और उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उधर से बस मशीनरी वो लेकर के आए और यहाँ से क्या है एक्सपोर्ट करनी चीजें स्टार्ट कर दी अपनी कंट्री में भी। अब भाई ये सारी चीजें चलती रही चलती रही चलती रही। फिर उसके बाद में जब 1944 के लगभग क्या है अंग्रेजों को तो ये पता लग गया था कि हमारा क्या भैया वो बंटाधार हो गया, अब यहाँ हम रुकेंगे तो हमारी या तो मृत्यु होगी, वरना हम लोग जैसे इंडियंस से हम लोगों ने क्या अपनी वो है ना कमोड साफ करवाए हैं, बोलते हैं ना जूते साफ करवाना, है ना, क्या अपनी वॉशरूम साफ करवाना, तो अब इंडियन हम लोगों से ऐसा काम करवाएंगे, तो वो यहाँ से निकल लिए। ठीक है। तो 1946 में आजादी से एक साल जस्ट पहले क्या हुआ कि एक हमारी मीटिंग बिठाई गई फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की। उस टाइम पे तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी नहीं, पर हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं, है ना। तो एक मीटिंग बिठाई गई जिसके हमारे चीफ थे कौन बेटा, हमारे RN चोपड़ा सर। अब वहां पर क्या बोला गया कि भैया आप लोगों को पूरी लिस्ट तैयार करो, इंडिया के अंदर क्या मेडिसिन बन रही कैसे क्या है, पूरा लिस्टिंग तैयार किया जाए। अब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद में 1948 में फिर से मीटिंग हुई, है ना, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद में हमारा जब भारत देश आजाद हुआ। ठीक है। चलो जल्दी से एक बार फटाक से भारत माता की जय लिख करके बताओ जल्दी चैट सेशन में, भारत माता की जय, जल्दी से चैट सेशन में लिखो। तो क्या है 1948 में क्या हुआ जी, हमारी दोबारा से मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे बेटा, हमारे डॉक्टर BN घोष सर। अब उस मीटिंग में क्या हुआ कि जो फार्माकोपिया हमारी क्या है, जो अंग्रेज लोग क्या है बंगाल फार्माकोपिया के नाम से इंडिया की फार्माकोपिया बना करके गए थे, उसका नाम बदल के रखा गया इंडियन फार्माकोपिया। और फिर इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 9 एडिशन आए हैं। पहला एडिशन 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, चौथा 1996, पांचवा 2007, छठा 2010, सातवां 2014, आठवां 2018 और नौवां 2022। टोटल 9 एडिशन अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के आ गए, है ना। 9 एडिशन देखो, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, टोटल 9 एडिशन। अब अलग अलग एडिशन के अलग अलग सप्लीमेंट्री एडिशन आए। जैसे फर्स्ट एडिशन को 1960 में आया, सेकंड एडिशन को 1975 में आया, थर्ड एडिशन का 1989 और 1991 में आया, फोर्थ एडिशन के 3 सप्लीमेंट्री एडिशन आए के 2000, 2002, 2005, 2000, 2002 और 2005। उसके बाद में पांचवा एडिशन का एक सप्लीमेंट्री एडिशन 2008 में, छठे एडिशन का भी एक सप्लीमेंट्री एडिशन आया कब 2000 हमारे 12 में, सातवें एडिशन का भी एक सप्लीमेंट्री एडिशन 2015 में। उसके बाद में हमारा जो आठवां एडिशन था उसका कब आया बेटा, 2 सप्लीमेंट्री एडिशन 2019 और 2021 में, और 22वें एडिशन का भी कोई सप्लीमेंट्री एडिशन नहीं आया। अगर जो शायद ये कोविड की जो नई वेव आ रही है, ये अगर जो स्प्रेड हुई तो हमारा या तो हमें 9th एडिशन का सप्लीमेंट्री एडिशन देखने को मिलेगा, वरना हमें बेटा इंडियन फार्माकोपिया का इस वेव को अगर जो हम ठीक कर लेते हैं उसके बाद में 10वां एडिशन दिखाई दे जाएगा, आज बोल देता हूँ।
ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या है, इंडियन फार्माकोपिया है। मैंने ये आप लोगों को पूरा बता दिया। इंडियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया कितने बच्चों को रिवाइज हो गया? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बच्चों को क्लियर हो? फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके एक बार आग लगा दो फटाक से, जल्दी से बता दो बेटा। ये पूरा का पूरा तुम्हारा फार्माकोपिया, जो एक भी लाइन अगर जो ऐसी रह गई हो जो तुम्हारे सर ने तुम्हें ना बताई हो, सब कुछ बता दिया। अच्छा ये वॉल्यूम वाला रह गया, वॉल्यूम वाला रह गया भाई। वॉल्यूम मतलब एक तरीके से जैसे आप यहाँ पर देखो बेटा, देखो ये 4 वॉल्यूम है, तो कौन से एडिशन के कितने वॉल्यूम आए? पहले एडिशन का 1, दूसरे का 1, तीसरे के 2, चौथे के 2, पांचवें और छठे के 3, और 7वें 8वें और 9वें के 4 एडिशन, 4 वॉल्यूम आए। ठीक है, ये वॉल्यूम रह गया था बस। अब लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, लिमिट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। चलो लिमिट टेस्ट देखो बेटा, ध्यान से इधर आ जाओ। लिमिट टेस्ट बेसिकली अभी हम लोगों ने जो इंप्योरिटीज पढ़ा, इंप्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं कि हमारी स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज है या नहीं है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि अभी मेरे इस कप में क्या है, काढ़ा है ना। अब इस काढ़े के अंदर क्या भैया इंप्योरिटीज है या नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसके लिए टेस्ट अप्लाई किए जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लिमिट टेस्ट हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। वहीं पर ही एक आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए। और एक बच्चा था जिसने, जब मैंने ये टेस्ट लिया था, उसने इसको टेबल फॉर्मेट में बना करके लिखा था। तो ऐसे ही आपको टेबल फॉर्मेट में अगर आप बना करके लिख सकते हो तो लिख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो लिमिट टेस्ट और एसए के बीच का डिफरेंस क्या है। लिमिट टेस्ट हमारे क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, वहीं एसए हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। लिमिट टेस्ट क्या है, हमें एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, वहीं एसए क्या है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं हमारे रिजल्ट की। लिमिट टेस्ट की बात करें वो खाली हमें इंप्योरिटीज का अमाउंट बताएंगे, वहीं एसए हमें इंप्योरिटीज के साथ साथ सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमें बताते हैं। ये हमारे क्या है बेटा, लिमिट टेस्ट और डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में कुछ भी नहीं होता भाई। देखो मैं लिमिट टेस्ट के अंदर बेटा तुम्हें खाली प्रिंसिपल रिएक्शन बताऊंगा, देखो बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। लिमिट टेस्ट के अंदर खाली प्रिंसिपल रिएक्शन बताता चलूंगा। ठीक है, आ जाओ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो देखो प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का, कि व्हेन आवर सोल्यूबल क्लोराइड आयंस रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, when our soluble chloride ions react with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid, in the presence of dilute nitric acid, then our silver chloride precipitate will be formed and nitrate ions will be removed out. Okay, ये हमारा NO3 आएगा। ठीक है जी, अब बेटा मुझे एक बात बताओ मुझे, आप लोग फटाक से चैट सेशन में मुझे एक बात बताओ, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर कौन से मेथड में बनता है? राइट डाउन इन चैट सेशन जल्दी से। प्रोसीजर की बात करें तो भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में 2 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक के ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट, दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। पूरी अपनी प्रोसीजर चलती है। अगर जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी ओप्लिकेंसेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होनी चाहिए। अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के ओप्लिकेंसेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड अपना पास है। हमारा पहला लिमिट टेस्ट हो गया समाप्त। आ जाओ बेटा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के बारे में बात करते हैं। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में क्या होता है, when our sulfur ions react with barium chloride, है ना, in the presence of acetic acid, then our barium sulfate will be formed and chloride ions will be removed out. अब एक और क्वेश्चन है, बैरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है ये कौन से टाइट्रेशन के अंदर या कौन से मेथड के अंदर बनता है? एनालिसिस के अंदर। बताओ जल्दी से फटाक से। ये आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल रिएक्शन है भाई। अब इसका
प्रोसीजर क्या है, हम लोग दो अपने नेजल सिलेंडर लेंगे, एक पर टेस्ट मार्क करेंगे, दूसरे पर स्टैंडर्ड मार्क करेंगे। ऑब्जर्वेशन में जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे कि अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की ऑप्लिकेंसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हमारा क्या है, पास है, पास है, पास 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 है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्लियर, सल्फेट्स क्या सभी को क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं फिर आयरन के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इधर ही लिख लेते हैं। हमारा Fe2 पॉजिटिव जो है वो बेटा क्या है, CH2SHCOOH और CH2SHCOOH। ठीक है, आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, CH3SCOOH, और इसको क्या है, टू मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और आप इसको टू मॉलिक्यूल्स ना लिख करके ना, इसको बेटा ऐसे लिखना, होल्ट वाइज लिखना। ठीक है जी, ये हमारा रहेगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब हमारे जो हमारा क्या है आयरन है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, है ना। जब हमारा आयरन रिएक्शन करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, तो वहां से हमारा क्या फॉर्म होता है बेटा, फेरस थायोग्लाइकोलेट हमारा यहाँ से बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा जी, फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट। ठीक है जी, और यहां से क्या होगा बेटा, 2H पॉजिटिव अपना रिमूव आउट हो जाएगा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव इधर था। ये हमारा क्या बेटा, हमारा आयरन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, जहां से हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है। एक और चीज याद रखना बेटा, जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है, ये हमारा क्या बेटा, कलर डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, पाल पिंक कलर से डीप रेडिश पर्पल कलर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात क्लियर है नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशंस के बारे में बात करते हैं। हैवी मेटल में हमारा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा सभी राजा और रानी। देखिए हैवी मेटल्स में क्या होता है बेटा, हमारे क्या है, जो मेटेलिक इंप्योरिटीज होती है ना, जो हमारा क्या है, जो हमारा मेटेलिक इंप्योरिटीज होती है, वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, इन एसिडिक मीडियम, जहां से हमारा क्या बनता है, मेटल सल्फेट बनता है, और हमारा वहां से क्या है, हाइड्रोजन आयंस रिमूव आउट हो जाते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, हमारा बेटा मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 2M पॉजिटिव में ले रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एक मेटेलिक इंप्योरिटी है। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, इन एसिडिक मीडियम, किसमें, एसिडिक मीडियम में, जहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा, M2S बन रहा है, यानी कि मेटल सल्फाइड अपना बन जाएगा। अब हाइड्रोजन सल्फेट तो मेटल सल्फेट बन जाएगा, और 2H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पर कॉपर ले सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है जी, ये रिएक्शन करेगा हमारे किसके साथ में, H2S के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, यानी कि CuS बनेगा, और 2H पॉजिटिव अपना रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या है बेटा, सिंपल सा प्रिंसिपल है हमारा, किसका, हमारे हैवी मेटल्स का, किसका, हमारे हैवी मेटल्स का। हम लोग जब यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रिएक्शन करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हैवी मेटल्स के केस में हम लोग क्या लेते हैं, हमारा बेटा लेड को हम लेते हैं एज एन हैवी मेटल के तौर पर। ठीक है जी, यस और नो। चलो देखो बेटा, अब मैं बात करूंगा जो हैवी मेटल्स के केस में बेटा, तो यहाँ पर चार लगभग हमारे अलग अलग प्रकार के मेथड्स यूज होते हैं। मैंने तुम्हें एक ही मेथड पढ़ाया था, तो वो एक मेथड भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाइए। हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है। अब देखो भड़ भड़ करके इसकी रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि बड़ी सी रिएक्शन है। देखिए बेटा, हमारा आर्सेनिक जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हमारा ट्राईवैलेंट होता है AS3 पॉजिटिव, एक हमारा पेंटावैलेंट होता है AS5 पॉजिटिव। ठीक है, जब हम AS3 पॉजिटिव को कहा बेटा एसिडिक मीडियम के अंदर रखते हैं, तो वहां से हमारा क्या बनता है बेटा, आर्सेनियस एसिड बनता है, यानी कि क्या, H3ASO3, H3ASO3, है ना। वहीं पर जब हम लोग पेंटावैलेंट को हमारा क्या एसिडिक मीडियम के अंदर रखते हैं, तो वहां से हमारा क्या आर्सेनिक एसिड बनता है, यानी कि H3ASO4। ओके जी, है ना। तो अब बेटा क्या है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यूज होता है, वो क्या है बेटा, हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, जो हमारा ट्राईवैलेंट है ना, वो यूज होता है। ठीक है, अब पहले आर्सेनिक की थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए।
आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, खाली अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में एक मात्र ऐसा लिमिट टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग एक स्पेशल टाइप का अपरेटस यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस बोलते हैं। ठीक है बेटा, कॉलेज जाना है कोई बात नहीं, 10 मिनट आप अपनी जिंदगी का हमें दे दीजिए, आपकी जिंदगी के 10 मिनट आपको बहुत ही सुगंधित हवा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप क्लास के बाद में आप उस महक को सूंघ भी सकते हो। चलिए देखो क्या बोला गया बेटा, जो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है बेसिकली वहां पर हम लोग एक स्पेशल टाइप का अपरेटस गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारे एक हार्मफुल गैस फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारी आर्सीन गैस बोलते हैं, है ना, जो रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है और एक हार्मफुल गैस होती है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का अपरेटस यूज करते हैं। ऊपर उस अपरेटस में एक मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई रहती है, क्योंकि आर्सेन गैस जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड के कॉन्टेक्ट में आती है तो वहां से हमारा क्या है, येलो कलर का स्टेन बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है जी, तो अब हम लोग सबसे पहले वही आर्सेन गैस बनाएंगे, फिर वही येलो कलर का स्टेन बनाएंगे। देखो अभी क्या है, हम लोग क्या है बेटा, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट की बात करी। अब अगर जो हमारे पास में मान लो पेंटावेलेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेंटावेलेंट का सबसे पहले एसिडिक मीडियम में रखेंगे जहां से हमारा बन गया आर्सेनिक एसिड। अब ये आर्सेनिक एसिड यानी कि H3ASO4 हम लोग इसका क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे H2 के साथ में। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, H3ASO3 बनेगा, और बेटा क्या है अपना H2O यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोग जो हमारा क्या है आर्सेनियस एसिड बनाया, यानी कि क्या H3ASO3 जो अपना बना है, इसका दोबारा से रिडक्शन कराएंगे 3H2 के साथ में, जहां से हमारा क्या बेटा, हमारा आप लोग यहाँ पर HCl की भी प्रेजेंस में और SN की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या है, H3AS अपना बनेगा और 3H2 अपना यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। यही अपनी क्या होती है बेटा, हमारी आर्सेनिक गैस होती है। ठीक है, आर्सेनिक गैस होती है। अब जो हमारे आर्सेनिक गैस है यानी कि क्या ASH3 जो अपनी है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं HgCl2 के साथ में, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में। चलो ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या है, हमारा क्या है Hg और ASH2 बनेगा अपना, और ASH2 बनेगा अपना, और क्या रहेगा हमारा 2HCl बेटा बेसिकली हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यही हमारा क्या है बेटा, येलो कलर का स्टेन है, येलो कलर का स्टेन है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या चेक करते हैं बेटा, जो हमारी इंटेंसिटी है किसकी, हमारे येलो कलर की स्टेन की टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर येलो कलर के स्टेन की इंटेंसिटी टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अपना पास हो जाएगा। ये हमारा क्या बेटा, कंप्लीट आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस है। प्रोसीजर ये लिखिए आप लोगों के सामने, ऑब्जर्वेशन ये लिखा। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में, आखिरी लिमिट टेस्ट अपना C6NH और हमारा क्या रहेगा C6H5 रहेगा। ओके, अब यहाँ से क्या बेटा, हमारा लेड डाइथायाजोन बनेगा, तो कैसे रहेगा, Pb जो अपना रहेगा ये हमारे साथ में किसके बाद में बेटा, नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा, और ये दोनों नाइट्रोजन अपने C6H5 के साथ में अटैच होंगे। ठीक है, ओके, इधर भी देखो ऐसे रहेगा, ये अपना नाइट्रोजन रहेगा, ये भी नाइट्रोजन रहेगा, ये भी C6H5 के साथ में अटैच होगा, ये भी C6H5 के साथ में अटैच होगा। ओके जी, और यहाँ से हमारी क्या बेटा, ये 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फर्दर आगे रिएक्शन बढ़ेगी, नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, इधर भी नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन से अटैच रहेगा, ये दोनों आपस में कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर। ठीक है, ऐसे इधर रहेगा नाइट्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन इसके साथ में हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड सल्फर से। ये हमारा क्या बन गया बेटा, बेसिकली हमारा क्या बन गया, लेड डाइथायाजोन बन गया, लेड डाइथायाजोन। ठीक है जी, ये आप लोगों को क्या होगी बेटा, लेड की रिएक्शन होगी। ओके, समाप्त हो गई बात, समाप्त होगी पहली यूनिट। कैसा लगा, कैसा लगा बच्चा लोग तुम लोगों को? ठीक है, चलो बेटा, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। और मास्टर कोर्स में आज ही इसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ये भी प्रॉमिस है। ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बेटा। और एक बार जल्दी से वो वाला जोश क्या, कि इस बार 90 पार, एक बार बोलेंगे सभी बच्चे चैट सेशन में, इस बार 90 पार, इस बार 90% पार, और बीएससी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।